नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि पहले आपको बताया गया कि ये कहानी आज से 10 साल पहले की है और उस समय मैं दिल्ली में रहकर अपनी कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था और वहां पर मेरा एक फ्रेंड सर्कल बन गया था जिसमें हम 3-4 दोस्त थे। लेकिन जब गर्मियों के समय में हमारे कॉलेज की छुट्टी लग गई तब मेरा एक दोस्त राहुल मुझे अपने गांव बिहार के समस्तीपुर में ले गया। उसके गांव जाने के लिए हमने गाड़ी पकड़ी। राहुल रास्ते में अपने गांव के किस्से बताने लगा और किस्से सुनते हुए कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। चारों तरफ घना अंधेरा छा चुका था और जंगलों के रास्ते से हम गुजर रहे थे। जंगल में बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और उन ऊंचे ऊंचे पेड़ों से सड़क ढकी हुई नजर आ रही थी। फिर जंगलों के जिन रास्तों पर हम जा रहे थे उनकी बात बताते हुए मेरा दोस्त बोला, जानते हो नरेश, इस सुनसान सड़क पर शाम के वक्त कोई नहीं आता। तो मैंने भी हंसते हुए उसकी बात में हामी भरी और कहा कि हाँ भाई, ये शाम का घना अंधेरा है, चारों तरफ घना जंगल फैला हुआ है, तो भला ऐसी जगह पर कोई क्यों आना चाहेगा। लेकिन फिर उसने हंसते हुए कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है। दरअसल ये रास्ता दिन के समय में भी ऐसे ही सुनसान रहता है क्योंकि इस रास्ते पर वो रहा करती है। अब मैं उसका वो का मतलब समझा नहीं तो मैंने पूछा, ये वो कौन है भाई। लेकिन हमारी इस बातचीत में अचानक उस गाड़ी का ड्राइवर सहम जाता है और डरी और सहमी हुई आवाज में मेरे दोस्त को कहता है कि भाई उसका नाम मत लीजिए, और क्योंकि इस समय रात का टाइम चल रहा है तो इस समय वो चीज बहुत ही ताकतवर हो जाती है। पहले हमें सुरक्षित घर पहुंच जाने दीजिए, उसके बाद आप जो चाहे वो बातें कर लेना। अब ड्राइवर को ऐसी बातें करता हुआ देखकर मेरी भी हालत थोड़ी खराब हो गई थी और मुझे भी हल्का हल्का डर लगने लगा था। इसी बातचीत के दौरान मैं खिड़की में से झांकता हुआ घने जंगलों की तरफ गौर से देखने लगा और तभी मुझे कुछ दूर पर एक औरत की परछाई दिखाई देती है, जैसे तो वो किसी के आने का इंतजार कर रही हो और हाथों से अपनी ओर बुलवाने का इशारा कर रही थी। उसकी आंखें जंगल में फैले धुएं को चीरकर हमें देख रही थी और जैसे ही मैंने उसकी ओर देखा मैं पूरा डर गया और सहम गया और मैंने अपने दोस्त को कहा कि भाई राहुल, इसको देख, उस तरफ वो कौन सी औरत खड़ी है। मगर जब तक उसने नजर घुमाई तब तक वो औरत मेरी आंखों के सामने से गायब हो चुकी थी। उसके बाद बार बार मेरे दिमाग में वही औरत घूमती जा रही थी। लगभग 1 घंटे के सफर के बाद हम सही सलामत घर पर पहुंच गए, मगर मैं अपनी आंखों से देखी उस औरत को अपने दिमाग की छवि से हटा नहीं पा रहा था। जब मेरी ऐसी हालत मेरे दोस्त ने देखी तो उसने कहा कि नरेश, ये सब कुछ तेरे मन का वहम है, ऐसी कोई चीज जंगल में नहीं थी। राहुल ने मुझे समझाया कि मुझ पर उसकी कहानियों का असर हुआ है। मुझे भी लगा कि हो सकता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं। दोस्तों, मेरे इस गांव में आने का एक दूसरा बड़ा कारण यह भी था कि मेरे दोस्त राहुल के बड़े भाई सुरेश की शादी होने वाली थी। तो एक तरफ कॉलेज की छुट्टियां चल रही थी तो मुझे भी बाहर घूमने का मन हो रहा था। वहीं दूसरी ओर मेरे दोस्त ने कह दिया कि भाई जब मेरे बड़े भाई की शादी है तो क्यों ना वहीं पर घूम भी आएंगे और बड़े भाई की शादी में भी जा आएंगे। तो इसी कारण की वजह से मैं अपने दोस्त के साथ इस गांव में आया था। लेकिन इस शादी में मैंने एक चीज नोटिस की कि उनकी शादी के सभी प्रोग्राम्स में मेरे दोस्त यानी राहुल के सभी रिश्तेदार आए हुए थे, मगर उसके सगे चाचा चाची इस शादी में शामिल नहीं हुए थे। तभी मैंने राहुल से इसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि कुछ दिन पहले ही उसके पिता और चाचा के बीच एक जमीन को लेकर झगड़ा हुआ था और तभी से वो नाराज हैं। लेकिन दोस्तों, शादी वाले दिन इस शादी में जो विघ्न पड़ा उसने सभी के होश उड़ा दिए, और विघ्न भी कोई छोटा मोटा नहीं, एक बहुत बड़ी आफत आन पड़ी जिसके वजह से ये पूरी शादी तहस नहस हो गई। शादी वाले दिन मेरे दोस्त के भैया यानी जिसकी शादी थी सुरेश की अचानक तबीयत बिगड़ी और देखते ही देखते शाम तक उसकी मृत्यु हो गई। पूरे घर में मातम छा गया, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। मैं भी अपनी दोस्ती का फर्ज निभा रहा था मनोज को हौसला देकर, मगर ऐसी परिस्थिति में भी मनोज के चाचा कहीं भी दिखाई नहीं दिए। खैर, धीरे धीरे 5-7 दिन गुजरे और सब कुछ नॉर्मल होने लगा। लेकिन फिर अचानक से एक और बड़ी आफत मेरे दोस्त के परिवार पर आकर टूट पड़ती है। बड़े भाई की मौत के अभी 15 दिन भी पूरे नहीं हुए थे कि मेरे दोस्त राहुल के मझले भाई यानी आशीष की भी उसी प्रकार से मौत हो जाती है जिस प्रकार बड़े भाई की मौत हुई थी। उन्हें कोई पहले से बीमारी नहीं थी, वो दिखने में हट्टे कट्टे दिख रहे थे, लेकिन अचानक से उनकी तबीयत खराब होती है और आखिरी वक्त में कोई इलाज दवा पानी शुरू की जाए उससे पहले ही उनकी मौत हो जाती है। यानी कुल मिलाकर हम यहाँ पर घूमने के लिए आए थे, शादी को एंजॉय करने आए थे, लेकिन 15 दिन के अंदर ही मेरे दोस्त यानी राहुल के 2 सगे भाइयों की मौत हो जाती है। मेरे दोस्त के पिताजी तो पूरी तरह से टूट गए थे, आखिर 2 जवान बेटे जो खोए थे वो भी महज 15 दिन के अंदर। मेरे दोस्त के चाचा और चाची जो इस शादी में शामिल नहीं हुए थे और जो बड़े बेटे की मौत में भी शामिल नहीं हुए थे। लेकिन इस बार जब मेरे दोस्त के मझले भाई की मौत हुई उसके बाद वो भी लड़ाई को भूलकर इस परेशानी में साथ आकर खड़े हुए। राहुल के पापा को भी उनके आने से थोड़ी राहत मिली। दोस्तों, इस सभी झमेले के बीच में मैं थोड़ा समय निकालकर किसी काम से राहुल के कमरे में गया। वहां पर मैंने कुछ अजीब सी चीज देखी। उस रात को जो जंगल की परछाई मुझे गाड़ी में से दिखाई दी थी वहीं सेम परछाई मुझे राहुल के कमरे में दिखाई दी।
उसके बिखरे हुए लंबे और गीले बाल, बिल्कुल सफेद रंग की चमड़ी, सड़े हुए पैर और वो भयावह आंखें और राहुल के कपड़े को ऐसे सूंघ रही थी कि मानो कुछ खोज रही हो। मैं डरा हुआ उसे देख रहा था। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, पर मैं चिल्ला नहीं पाया। मुझसे भागा भी नहीं जा रहा था, जैसे कि मैं जम गया था वहां। अचानक से उसका भयावह चेहरा मुझे मेरी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। अब तो मेरी पूरी घिघी बैठ गई थी। मैं अपनी पूरी ताकत से चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन न जाने कोई मेरे गले के अंदर बैठकर मेरे गले को दबाने की कोशिश कर रहा हो, और मैं चाहकर भी किसी को आवाज नहीं लगा पा रहा था। तभी वो धीरे धीरे मेरे पास आने लगती है और मेरी आंखों में देखने लगती है और जोर जोर से हंसने लगती है। अचानक उसकी मुस्कुराहट धीमी हो जाती है और मेरी आंखों में देखकर वह मंद मंद मुस्कुराने लगती है। ये देखकर मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। मेरे पूरे शरीर में कंपकंपी छूट जाती है। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, बताते हुए मुझे शर्म तो आ रही है, लेकिन आपको सच्चाई बतानी है तो वो बता रहा हूं कि उस समय मेरा पैंट नीचे से गीला हो चुका है। मेरी पेशाब निकल चुकी थी। तभी अचानक वो मेरी आंखों से गायब होकर खिड़की से बाहर निकल जाती है। मैं इसके बाद 5 मिनट तक वही बर्फ की तरह खड़ा रहा। जब 5 मिनट बाद मुझे थोड़ा होश आया तो मैं तुरंत भागकर नीचे गया और घर वालों को इस पूरी घटना के बारे में बताया। लेकिन पता नहीं क्यों किसी को भी मेरी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन जब बाद में मैंने पूरे विस्तार से उनको इस घटना के बारे में बताया कि मैंने जंगल में भी ऐसे ही परछाई देखी थी और वही परछाई अब दोबारा मेरे सामने थी, उसके बाद जब उन्होंने मेरा नीचे से पैंट देखा जो कि पूरी तरह गीला था, तो उन्हें मेरी बात पर पूरी तरह यकीन हो गया। मेरी बातों पर उनका यकीन विश्वास में तब और ज्यादा तब्दील हो गया जब उन्होंने राहुल के कमरे में उस जंगल की मिट्टी को देखा। मगर उसके बावजूद भी गांव के कुछ लोगों के मन में अभी भी शंका चल रही थी। गांव वाले तरह तरह की बातें कर रहे थे। कह रहे थे कि यह एक डायन है जो कई सालों से गांव में, ये कई साल पहले भी गांव को परेशान किया करती थी और आज दोबारा से गांव में आ रही है। जब मैंने गांव के लोगों से ऐसी बातें सुनी तो मुझसे रहा नहीं गया कि आखिर पूरी कहानी क्या है, ये पूरा माजरा क्या है। तो मैंने अपने दोस्त राहुल से बात करना उचित समझा। आखिर वो ही बता सकता है कि यह पूरा माजरा क्या है। ये डायन कौन है और क्यों तुम्हारे घर के ही पीछे पड़ी हुई है, क्योंकि उससे पहले उसके 2 भाइयों की मौत हो चुकी थी। तो अब मुझे पक्का विश्वास हो गया था कि उनकी मौत कोई अचानक किसी बीमारी की वजह से नहीं थी, बल्कि यह सब कुछ उस डायन का ही किया धरा था। और अब शायद वो मेरे दोस्त राहुल के पीछे पड़ी थी। तो मैंने राहुल से इस बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए। मैं अपने दोस्त के पास गया और उससे पूरी कहानी बताने को कहा तो उसने मुझे एक कहानी सुनाई। उसने कहा कि करीब 25 साल पहले गांव में एक डायन का आतंक था। वो छोटे बच्चों का शिकार करती थी। तभी मेरे पिताजी और चाचा जी ने एक बहुत ही सिद्ध बाबा को गांव बुलाया और उस डायन को गांव से जंगल में भगाया था। मगर बाबा ने यह चेतावनी दी थी कि यह तब तक ही जंगल में है जब तक कोई मनुष्य इसे खुद जंगल से गांव न ले आए। अब सवाल यह है कि किसी ने जानबूझकर उसे जंगल से गांव में बुलाया है या कोई और बात है, और राहुल के दोनों भाइयों को मारने की उसकी वजह क्या है। लेकिन यहां पर एक बात स्पष्ट हो गई थी कि राहुल के दोनों भाइयों को खत्म करने के बाद अब उसका अगला टारगेट खुद राहुल था और मुझे अपने दोस्त को इस डायन के खतरे से किसी भी तरह बचाना था। अब पूरे गांव के अंदर इस डायन की खबर आग की तरह फैल गई थी। सब बातें कर रहे थे कि उस डायन का अगला टारगेट अब मेरा दोस्त राहुल है। डायन का काला साया पूरे गांव की खुशियों को निगलने के लिए तैयार था और इसकी शुरुआत हो चुकी थी राहुल के बड़े भाई और मझले भाई की मौत से, और अब अगली बारी खुद राहुल की थी। वही मेरे दोस्त के परिवार वालों की बात करें तो उनके पिताजी की हालत बुरी तरह खराब हो चुकी थी। जब से उन्हें पता चला कि वो डायन मेरे दोस्त राहुल के कमरे में भी पहुंच चुकी है तो वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए थे, क्योंकि वो अपने पहले ही 2 जवान बेटों को खो चुके थे और तीसरे बेटे को नहीं खोना चाहते थे। वही मेरी दोस्त राहुल के चाचा जो खुद उस मुसीबत में उनके साथ खड़े थे, वो मेरे दोस्त के पिताजी को ढांढस बंधा रहे थे कि हमें बहुत ही साहस से और सूझबूझ से काम लेना होगा और उस डायन से मुकाबला करना होगा। इसी बीच राहुल की चाची भी पूरे घर और रिश्तेदारों को संभाल रही हैं। राहुल की चाची की बात करें तो बेहद खूबसूरत, मानो जैसे कोई इंद्रलोक की अप्सरा धरती पर सबको मोहित करने आ गई हो। खूबसूरत सी आंखें जिन्हें देख ले मूरत बना दे। हालांकि ये बात मुझे थोड़ी झिझक भी कर रही थी, क्योंकि उसके चाचा जी की उम्र काफी ज्यादा हो गई थी और उनकी जो पत्नी थी यानी दोस्त की जो चाची है वो इतनी जवान कैसे हो सकती है। तो मेरा दिमाग कुछ ठनक सा गया था, लेकिन खैर मैंने इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अचानक चाची मेरी तरफ आ रही थी। पास आकर उन्होंने मुझसे पूछा, बेटा चाय पियेंगे? अब देखने में तो वो मेरी हम उम्र ही थी। उनके मुंह से बेटा सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। उन्होंने मुझे बेटा बोल दिया सो बोल दिया, लेकिन मेरा दिमाग जरूर ठनक गया था कि आखिर चाचा के साथ इसकी जोड़ी कैसे बैठ गई। तो मैंने इस बारे में राहुल से पूछा तो उसने कहा कि चाचा की दूसरी शादी हुई थी उनकी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद। खैर, इस बात को फिर मैंने यहीं पर छोड़ दिया और ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे अपने दोस्त राहुल को उस डायन के खौफ से बचाना था। तो मैंने राहुल को सलाह दी कि तुम कैसे भी करके इस घर से बाहर मत निकलना और मैं खुद जाता हूं उस डायन का रहस्य जानने के लिए। आखिर वो तुमसे चाहती क्या है
और क्यों तुम्हारे घर के पीछे पड़ी हुई है। अब देखो, पूरा गांव तो पहले से ही बहुत ज्यादा डरा और सहमा हुआ था। ऊपर से अगर मैं किसी गांव वाले से कोई सवाल करता तो वो चुप हो जाते, क्योंकि गांव वालों को यह लगता था कि कोई डायन को नहीं रोक सकता और वो डायन इस घर को बर्बाद करके रहेगी और राहुल की मौत इस डायन के हाथों पक्की है। मैं किसी से भी सवाल कर रहा था तो किसी भी गांव वाले में हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो मेरे सवालों के जवाब दे सकें। मैं पूरे गांव के चक्कर काट चुका था और सुबह का निकला हुआ शाम तक मुझे एक सवाल का जवाब तक नहीं मिला था। आखिरकार थक हार के मैं वापस अपने दोस्त के घर की ओर निकल पड़ा, लेकिन अचानक रास्ते में मुझे तकरीबन 90 वर्ष की एक बुढ़िया मिल जाती है, जो शायद इस वक्त वो अपने घर का रास्ता भूल गई थी। उसने मुझे आवाज लगाई कि तनिक उसे मैं घर पहुंचा दूं। मैं बुढ़िया को उसके घर पहुंचाने के लिए चल पड़ा। मैंने सोचा इनकी तो उम्र हो गई, इनको शायद उस डायन के बारे में मालूम हो। मैंने बोला, अम्मा उस डायन के बारे में कछु जानती हो का? पर अम्मा कुछ ना बोली। रास्ते भर में इनसे यही पूछता आया, पर वो मेरी बातों को नजरअंदाज करती रही। मुझे लगा कि शायद ये भी कुछ न बताए। मैं उनको उनके घर छोड़कर जैसे ही जाने लगा, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, तनिक भीतर तो आओ बचुआ। उन्होंने कहा कि डायन के बारे में खुलेआम बातें नहीं करनी चाहिए, वो इन हवाओं के जरिए सब सुनती है। अब बताओ क्या जानना है तुम्हें? मैं बोला, अम्मा उस डायन के बारे में सब कुछ जानना है, मगर शुरुआत से। आखिर ये शुरू कब और क्यों हुआ? खैर, दोस्तों में तो एक तरफ जहां पूरे गांव में घूम घूम कर उस डायन की कहानी का पता लगाने की कोशिश कर रहा था, और आखिरकार उस बुढ़ी अम्मा ने मेरे को उसके बारे में पूरी कहानी सुनाना शुरू भी कर दी। लेकिन दूसरी ओर काफी रात हो चली थी, तो राहुल के घर वाले भी सब चिंतित हो रहे थे और मैं भी उनके पास नहीं पहुंचा, तो वो मेरी भी टेंशन ले रहे थे कि कहीं वो तो डायन के कब्जे में नहीं फंस गया। लेकिन राहुल के पिताजी को ज्यादा चिंता उनके खुद के बेटे की थी। तो राहुल के पिताजी और उसके चाचा जी ने दोबारा एक डिसीजन लिया कि जो वर्षों पहले उस तांत्रिक बाबा के पास वो गए थे, उस अघोरी बाबा के पास वो वापस जाएंगे और उस डायन को दोबारा गांव से बाहर करवाएंगे। राहुल के पिताजी ने अपनी गाड़ी निकाली और चाचा जी को साथ बैठाकर उस बाबा जी के पास जाने का फैसला किया। लेकिन अचानक से उन्होंने ख्याल आया कि राहुल को यहाँ पर अकेला छोड़कर जाना ठीक नहीं होगा, तो उन्होंने चाचा जी को उतार दिया और कहा कि अब राहुल को संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, जब तक कि मैं उस तांत्रिक बाबा को घर पर लेकर नहीं आ जाता। तो राहुल के चाचा जी ने भी उनके पिताजी को पूरा भरोसा दिला दिया कि आप जल्दी से जल्दी अघोरी बाबा को लेकर आइए, तब तक राहुल की पूरी सुरक्षा का जिम्मा मैं संभालता हूँ। ऐसा भरोसा पाकर राहुल के पिताजी अपनी गाड़ी में बैठकर ड्राइवर को साथ ले जाकर बाबा को लाने के लिए निकल पड़े। वहीं दूसरी ओर मैं गांव के एक कोने में उस बुढ़िया के साथ बैठा हुआ था, जो मुझे उस डायन की कहानी बता रही थी। बुढ़िया मुझसे कहती है कि तुम क्या जानना चाहते हो? तो मैंने कहा कि मैं सुबह से शाम तक पूरे गांव के चक्कर लगा चुका हूँ, लेकिन कोई मुझे उस डायन के बारे में जानकारी नहीं दे रहा। तो जो कुछ भी जानकारी है उस डायन के बारे में, वो सब कुछ जानना चाहता हूँ। ये गांव उससे क्यों डरता है और क्यों उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाह रहा? अचानक बुढ़िया ने मुझसे चिल्लाकर कहा, क्या ही कर सकते हैं ये गांव वाले? ये गांव वाले सबके सब मूर्ति है। इन्होंने पहले भी कुछ नहीं किया था और अब भी कुछ नहीं कर पाएंगे और ना ही कुछ बोल पाएंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप किस बारे में बात कर रहे हो, जरा मुझे विस्तार से शुरू से इस कहानी को बताइए। तो बुढ़िया जमीन पर बैठ गई और मुझे भी अपने पास बैठने को कहा। तो मैं बुढ़िया के बगल में ही बैठ गया और जल्दी से डायन की पूरी कहानी सुनने को लेकर उतावला हो रहा था। तो बुढ़िया ने अपनी कहानी कहना शुरू की। वो बोली कि करीब आज से 20 साल पहले इस गांव में एक बानी नाम की औरत थी, जो बच्चियों को कढ़ाई का काम सिखाती थी। उसे बच्चों से बहुत लगाव था, मगर कुदरत का खेल देखो, 5 साल में एक बच्चा भी ना हुआ उस बेचारी को। गांव समाज तो छोड़ो, उसका पति, उसका जेठ सभी ताना मारते थे उसे बांझ कहते, उसे दुत्कारते थे। वो बेचारी रोती भी तो किसके सामने? ऐसे में उसे सहारा मिला बंगाल के एक छोटे से गांव से आए हुए एक मजदूर से, जिसका नाम था मूंगीलाल। और उस मूंगीलाल की एक बेटी भी थी, जिसका नाम था शीला। उसकी बेटी शीला वो बानी के पास ही कढ़ाई का काम सीखती थी। तो शीला अब अपने पिता यानी मूंगीलाल के पास ही रहा करती थी, यानी जो मजदूर था मूंगीलाल, वो भी अकेला था। वहीं दूसरी ओर जो बानी थी, उसे भी गांव में किसी का सहारा नहीं था, सब उसे ताना मारते थे, तो वो भी अकेले थी। तो इसी वजह से उस मजदूर यानी मूंगीलाल और बानी के बीच आपस में मिलजुल बढ़ जाता है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दोनों चोरी चुपके मिलने लगे और एक रात को उन्होंने गांव छोड़कर भागने का निर्णय किया। मगर किसी से मोहब्बत करो तो जग जाहिर हो जाता है। और फिर बानी के पति को इस बात की भनक हो गई और वो बानी पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। इतना गुस्सा शायद वो उसे जान से खत्म करने को उतारू था। साथियों, बुढ़िया के द्वारा इस कहानी को सुनाते सुनाते मैं इसने बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो गया था और मैं बूढ़ी अम्मा को बीच में टोकते हुए कहता हूँ, उसके बाद क्या हुआ अम्मा? क्या वो दोनों गांव से भागकर निकल पाए या नहीं? साथियों, एक तरफ जहां मैं इस कहानी में पूरी तरह से खो चुका था, तो दूसरी ओर मेरे दोस्त यानी राहुल के पिता जी उन बाबा को बुलवाने के लिए निकल चुके थे। रात के अंधेरे में ही राहुल के पिताजी ने बाबा के पास जाने का फैसला किया था। और जैसा कि आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि रात के अंधेरे में उस डायन की ताकत और ज्यादा बढ़ जाती है, तो एक तरह से उन्होंने एक बहुत बड़ा जोखिम लिया था। गाड़ी का ड्राइवर जंगल से उस गाड़ी को जल्दी से निकालने के लिए गाड़ी को बहुत तेज स्पीड पर चला रहा था।
लेकिन अचानक उनकी गाड़ी के आगे एक जलती हुई औरत सामने आ जाती है। ड्राइवर अचानक अपने सामने ये दृश्य देखकर भयभीत हो जाता है और गाड़ी को मोड़कर रोकना चाहता है, मगर दूसरी ओर गाड़ी के साथ बड़ा हादसा हो जाता है और तभी उनकी गाड़ी के पास वो जंगल की परछाई भी आ जाती है, यानी वो डायन वहां पर पहुंच जाती है और मेरे दोस्त राहुल के पिताजी को उठाकर ले जाती है। वहीं दूसरी ओर मैं अम्मा की कहानी में खोया हुआ था, तो मैंने अम्मा से दोबारा पूछा, क्या हुआ अम्मा, क्या वो दोनों भागकर गांव से बाहर निकल पाए या नहीं निकल पाए? तो अम्मा कहती हैं, नहीं, वह भागकर नहीं निकल पाए, क्योंकि बानी के ससुराल वालों को इसकी भनक लग गई थी कि वो एक मजदूर के साथ प्रेम में पड़ चुकी है और दोनों गांव से बाहर भागने वाले हैं। तो उन्होंने बानी को पकड़कर एक कमरे में कैद कर दिया। उसका पति और उसका जेठ दोनों मिलकर उसे खूब पीटते थे और मारते थे। काफी समय तक उसको कमरे में कैद रखा गया, उसके साथ मारपीट की गई। लेकिन फिर एक दिन उस मजदूर की बेटी यानी शीला को बानी की खूब याद आती है, तो वो उससे मिलने के लिए चोरी चुपके घर से निकल जाती है। खैर, इधर शीला तो बानी से मिलने के लिए अपने घर से निकल जाती है, वहीं दूसरी ओर उसके घर से निकलते ही बानी के जेठ ने उस मजदूर यानी मूंगीलाल के घर पर अपने आदमी भिजवा दिए और मूंगीलाल को खूब पिटवाया। उसे इतना मारा कि वो बेहोश हो गया और फिर बाद में उसी के साथ उसके घर को जला दिया गया और उस आग के अंदर वो मजदूर मूंगीलाल मर जाता है। उन लोगों को लगा कि मूंगीलाल के साथ ही साथ इसकी बेटी भी इस आग में झुलस कर खत्म हो गई होगी, लेकिन चूंकि वो तो बानी से मिलने के लिए पहले ही अपने घर से बाहर निकल चुकी थी। वहीं दूसरी ओर हम बानी की बात करें तो उसे एक कमरे में कैद करके रखा गया था, जहां पर उसका पति उसे बुरी तरह पिट रहा था। शीला उस कमरे के पास में पहुंच चुकी थी जहां बानी को कैद करके पीटा जा रहा था और उस कमरे की खिड़कियां खुली हुई थी। शीला खुली खिड़कियों के पास से चुपके से छिपकर यह पूरा नजारा देख रही होती है और अपनी आंखों के सामने बानी को बुरी तरह पीटते हुए और रोते हुए देख रही थी। कहानी सुनाते सुनाते ही बूढ़ी अम्मा मुझसे कहती हैं कि तुम्हें इस गांव की एक बात और बताऊं। तो मैंने जिज्ञासा से कहा, हाँ हाँ जरूर बताइए। तो उन्होंने कहा कि हमारे गांव को काले जादू की नगरी कहते हैं। हमारे यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को भी काले जादू के बारे में पूरी जानकारी है और वो खुद जादू कर सकते हैं। तो मैंने बड़ी हैरानी से कहा, तो क्या शीला के पास भी ऐसा कोई काला जादू था? अगर उसके पास काला जादू था तो वो बानी की जान क्यों नहीं बचा पा रही? क्या उसने काले जादू का इस्तेमाल किया? तो बुढ़िया ने कहा कि हाँ, बानी को पीटते हुए देखकर शीला अपने सब्र का बांध तोड़ चुकी थी। वो खिड़की से झांक कर ये सब कुछ नजारा देख रही थी। अब अगली बार जैसे ही बानी के पति ने उसको पीटने के लिए अपना हाथ उठाया तो शीला ने अपने काले जादू का इस्तेमाल करते हुए बानी के पति को हवा में ही रोक दिया और अचानक से उसका पति जमीन पर धड़ाम होकर गिर जाता है और उसके पति का आधा शरीर लकवाग्रस्त हो जाता है। हालांकि बानी शीला के काले जादू के बारे में जानती थी, क्योंकि मूंगीलाल ने उसे पहले ही बताया था कि मेरी बेटी के पास थोड़ी बहुत काली शक्तियां हैं, लेकिन वो अभी उनमें पूरी तरह से परिपक्व नहीं है। वो थोड़ा बहुत काला जादू कर लेती है, लेकिन बानी के अलावा किसी को भी यह पता नहीं था कि यह पूरा काला जादू शीला ने किया है। तो पूरे गांव में यह खबर फैल गई थी कि बानी खुद एक डायन है, क्योंकि गांव वालों को शीला के बारे में जानकारी नहीं थी। सब गांव वाले कहने लगे कि बानी ही डायन है और उसने अपने ही पति को काले जादू से अपंग कर दिया है। इस घटना के बाद पूरे गांव वाले बानी के हाथ धोकर पीछे पड़ गए। सब उसको खत्म करने की बातें करने लगे। आखिरकार गांव की चौपाल में बानी के जेठ ने यह फैसला किया कि हम उसे जिंदा जलाकर मार डालेंगे और पूरे गांव में इस प्रस्ताव को कोई नहीं ठुकरा सका, क्योंकि पूरा गांव बानी के जेठ की बात से सहमत था। आखिरकार 5 दिन बाद का टाइम डिसाइड किया गया कि इसको उसी दिन जला करके खत्म कर दिया जाएगा और 5 दिन बाद वह दिन भी आ गया जब बानी को जिंदा जलाने के लिए लोग हाथों में मशाले लिए जा रहे थे। इधर शीला इस पूरी घटना को गांव के एक कोने में सभी लोगों के पीछे खड़ी होकर चुपके से देख रही थी। शीला ने बानी को बचाने के लिए अपनी पूरी काली शक्तियां का इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन वह चाहकर भी अपनी शक्तियां का इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी, क्योंकि पूरा गांव उसको मारने पर तुला था, तो उसकी शक्तियां पूरे गांव पर काम नहीं कर पा रही थी। आखिरकार बानी के जेठ ने उसे पूरे गांव के सामने जला दिया। बानी आग की जलन से चिखती रही, चिल्लाती रही, मगर किसी का भी दिल नहीं पसीजा। कुछ देर बाद उसकी चीखें सिसकियों में बदल गई और कुछ देर बाद वो खामोश हो गई। दूर से खड़ी शीला यह सब देख स्तब्ध खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, मगर एक बदले की भावना थी। अब चूंकि गांव वाले और बानी के परिवार वाले शीला के बारे में कुछ नहीं जानते थे, क्योंकि उन्हें तो ये लगता था कि शीला अपने पिता के साथ उसे घर में खत्म हो गई थी। साथियों, पूरी कहानी को सुनाने के बाद वो बुढ़िया अचानक चुप हो जाती है और वहां पर एक खामोशी छा जाती है। फिर कुछ खामोशी के बाद वो बोलती है कि जानते हो असली डायन कौन है? मैंने आंखें फाड़ कर पूछा। बताइए बताइए अम्मा, कौन है? तो अम्मा कहती हैं, वो शीला ही असली डायन है जो तुम्हारे दोस्त के पीछे पड़ी हुई है और उसको खत्म करने पर तुली हुई है। तो मैंने बढ़िया से पूछा कि आपको इतना कैसे मालूम, और वो मेरे दोस्त के परिवार वालों से क्यों बदला ले रही है? इसके बाद आगे बुढ़िया ने जो मुझसे कहा उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी जुबान सूख गई। उसके आगे जो शब्द थे उन शब्दों को सुनकर मैं सुन्न हो गया था। बुढ़िया ने कहा कि बानी को जिंदा जलाने वाला उसका जेठ कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे दोस्त और राहुल के पिताजी ही हैं, और उसका जो पति है वो राहुल का चाचा ही है। साथियों, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई।
मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैंने पूछा कि कैसे यकीन करूं मैं आपका। अब आगे यकीन दिलाने के लिए उसने जो मुझसे कहा, उसे सुनकर मेरा पूरा लिबास पसीने में भीग चुका था। मेरी पूरी ताकत खत्म हो चुकी थी और वहां से ना मेरी जबान से कुछ आवाज निकल पा रही थी और ना ही मेरे में उठने की हिम्मत हो रही थी। तो उस बुढ़िया माँ ने मुझसे कहा कि मैं ही वो बानी हूं। यह सुनकर मेरा सर पूरी तरह चकराने लगा। एक औरत जो मुश्किल से मुझसे 2 फुट पर बैठी है, वो खुद को मरा हुआ बता रही है। मेरे शरीर में एक कंपकंपी सी छुट गई। उस बुढ़िया यानी कि बानी ने मुझसे कहा कि शीला के रास्ते में आने की गलती मत करना, नहीं तो तुम भी पछताओगे। इतना कहते ही वो हवा की तरह मेरे शरीर से होकर निकल गई। अब मुझे इतना पता चल चुका था कि शीला इसी गांव के अंदर मौजूद है और इसी गांव के लोगों के साथ घुल मिल चुकी है। लेकिन शीला ही असली डायन है, यह बात कोई नहीं जानता, क्योंकि सबको यह लगता था कि शीला तो उस समय ही अपने पिता के साथ उस आग में झुलस कर खत्म हो गई थी। थोड़ी देर बाद मैं पीछे मुड़ा उसे देखने के लिए, मगर तब तक वो जा चुकी थी और जो घर कुछ देर पहले आबाद था वो जला हुआ एक उजड़ा घर था। यह मूंगीलाल का घर था। उसके घर में बहुत तलाशी के बाद मुझे बड़ी मुश्किल से मूंगीलाल, उसकी पत्नी और उसकी बेटी शीला की एक तस्वीर मिली जो उसने अपने बक्से में रखा था। वो तस्वीर देखकर मुझे सब साफ हो गया। उस फोटो में शीला की तस्वीर देखकर मैं हैरान रह गया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, और मैं समझ गया कि मेरा दोस्त एक बड़े संकट में है और उसकी मदद के लिए मैं उसके घर की तरफ निकल गया। मैं बहुत ही तेज कदमों से दौड़ा दौड़ा राहुल के घर की तरफ भागा जा रहा था, क्योंकि अब मेरे सामने पूरी तस्वीर स्पष्ट हो चुकी थी कि राहुल की जान को खतरा है और वो डायन यानी शीला किसी भी हालत में राहुल को जिंदा नहीं छोड़ने वाली है। उस बुढ़िया यानी कि बानी की कही हुई एक एक बात मुझे रह रहकर याद आ रही थी कि वो किसी को नहीं छोड़ेगी। जैसे ही मैं राहुल के घर पहुंचा तो सबसे पहले मैं उसको सलामत देखने के लिए उसके कमरे में भागा दौड़ता हुआ पहुंचा। कमरे में मैंने देखा तो वो सो रहा था। मैंने राहुल को जगा करके पूछा कि घर के बाकी लोग कहां पर गए हैं, तो उसने बताया कि पिताजी ड्राइवर के साथ उस बाबा को बुलाने गए थे और मेरे देखरेख के लिए चाचा और चाची को बोल कर गए हैं। हम चाचा के कमरे में गए तो वहां सिर्फ चाचा ही थे। हमने उनको साथ लिया और बाबा के पास जाने के लिए निकल गए, मगर रास्ते में हमें राहुल के पिताजी की वो गाड़ी मिली। उसमें ड्राइवर बेहोश पड़ा हुआ था, मगर राहुल के पिताजी कहीं नजर नहीं आए। मैं समझ गया कि डायन उन्हें उठा कर ले गई है। मैंने चाचा जी को बोला कि आप ड्राइवर को अपने साथ ले जाइए और उसे अस्पताल में भर्ती कराकर उन बाबा को यहाँ लेते आइएगा। हम उस डायन को आज ही खत्म करवा देंगे। चाचा ड्राइवर को साथ में बैठाकर दूसरी गाड़ी में निकल गए। मैं और राहुल अंकल जी को जंगल में खोजने लगे। उसी बीच मैंने राहुल को सारी सच्चाई बता दी कि आखिर ये सब क्या और क्यों हो रहा है। सच्चाई सुनकर राहुल को बहुत बुरा लगा। वो रोने लगा कि जिनको वो दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान समझता था, वो उसके पापा, उन्होंने इतना घटिया काम किया है, मगर पिता भी तो अपने थे। उसने बोला कि उनको बचाने के लिए खुद को कुर्बान करना पड़े तो भी करूंगा। मुझे अपने दोस्त पर गर्व था। आधी रात हो चुकी थी और न जाने क्यों चांद धीरे धीरे लाल हो रहा था, जैसे कि किसी ने खून चढ़ाया हो उस पर। यह सब देखकर हम दोनों थोड़ा डर गए थे, मगर हमने अपनी खोज जारी रखी। थोड़ी देर बाद हम जंगल के बीचों बीच में पहुंच गए। वहां हमें अजीब सा अशोक का पेड़ मिला। बाहर से तो बहुत मोटी खाल, मगर अंदर से खोखला था। उस पेड़ के तने के पास एक बिल बना हुआ था, मगर वो बिल बहुत ही मोटा था, जिसमें कोई भी आदमी आसानी से चला जाए। बचपन में मैंने सुना था कि पेड़ों में बिल बनाकर परियां रहती हैं, मगर जो मैंने देखा वो तो कोई डायन थी। हम दोनों अपनी जान बचाकर कुछ झाड़ियों के पीछे छुप गए और उस डायन के जाने का इंतजार करने लगे। वो डायन बिल में से निकली और चारों ओर देखने लगी। उसे शायद हमारे होने का अंदाजा हो गया था। कुछ देर वो रुकी, फिर वो चली गई। उसके जाने के बाद हम भी जंगल से घर की तरफ भागे और चाचा का इंतजार करने लगे। लगभग आधे घंटे बाद चाचा उन बाबा को लेकर आए। बाबा बहुत ही तेजस्वी लग रहे थे। उनके माथे पर चिंता की कोई लकीर नहीं थी। उन्होंने कहा कि आज की रात चंद्र ग्रहण है और ये चंद्र ग्रहण 580 सालों में एक बार आता है। उस डायन के लिए आज की रात के कुछ घंटे बहुत ताकतवर है। जब तक चंद्र ग्रहण है तब तक राहुल की जान को खतरा है। लेकिन बुरी बात यह है कि चंद्र ग्रहण खत्म होने में अभी भी 3 घंटे बाकी हैं और उसी के बाद हम पूजा शुरू करेंगे और उस डायन को खत्म करेंगे। मैं बीच में टोकते हुए बोला कि बाबा, हमारे लिए एक अच्छी बात यह है कि हम जानते हैं वो डायन कौन है और जंगल में कहाँ रहती है। इतना कहते ही सभी लोग बड़ी हैरानी से मेरी ओर देखने लगे कि आखिर मुझे कैसे पता कि वो डायन कौन है। तब मैंने कहा कि वो डायन इसी गांव की हैं। ये सुनकर राहुल के चाचा ने गुस्से भरी आवाज में मेरी ओर देखकर कहा, तो बताओ कौन है वो? अभी उसे बीच गांव में जिंदा जला देंगे। अब मुझे बोलने का पॉइंट मिल गया था, तो मैंने हाथों हाथ उनको जवाब देते हुए कहा, क्या वैसे ही जिंदा जलाओगे जैसे अपनी पहली पत्नी को आपने जलाया था? इस बात पर वो शर्म के साथ चुप हो गए। मैंने बताया कि उसका असली नाम शीला है और दूसरा नाम लाडो है। अब लाडो का नाम सुनते ही सब अचानक से चौंक पड़े, क्योंकि लाडो चाचा जी की दूसरी पत्नी यानी राहुल की चाची का नाम था। किसी को मेरी बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि राहुल की चाची ही असली शीला है और वही घर वालों को खत्म कर रही है।
तो चाचा ने मेरा गिरेबान पकड़ा और घर से बाहर निकाला और बोला कि क्या सबूत है मेरे पास। मैंने बोला कि आपका अपंग होना आप जानते हैं कि किसी डायन ने किया था, और कोई भी किसी डायन के काले जादू को तोड़ नहीं सकता सिवाय कोई बाबा या डायन के। आपको आपकी दूसरी पत्नी शीला यानी लाडो ने ठीक किया, क्योंकि काला जादू उन्हीं का था। शीला मूंगीलाल की बेटी हैं और उनके बचपन की फोटो मैंने मूंगीलाल के घर में देखी है। लाडो जी का चेहरा शीला से बहुत मेल खाता है। हम बात कर ही रहे थे कि अचानक कमरे से राहुल की चाची यानी लाडो या कहें कि शीला बाहर निकली। उनके निकलते ही सब कोई उन्हें डर कर देखने लगा। उन्होंने पूछा, क्या हुआ तुम सबको, क्या पता चल गया तुम्हें? तो चाचा ने उनसे पूछा कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्या तुम्ही ने राहुल के दोनों भाइयों को मारा है? और मेरा बड़े भैया कहाँ है? मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा डायन। इतना कहते ही वो शीला की ओर उसे मारने के लिए बढ़े कि इतने में शीला ने उनको पकड़ा और उठाकर घर से बाहर फेंक दिया। और अचानक से ये सब देखकर हम वहां पर सभी भयभीत हो उठे। तो बाबा ने मुझे इशारा किया कि मैं राहुल को घर के अंदर बने मंदिर में ले जाऊं। इधर बाबा ने एक पोटली में से राख निकाली और शीला पर फेंक दिया। शीला उसकी जलन से तिलमिला उठी और मेरे पर झपटा मारा। मैंने उसकी आंखों में बदले की आग देखी, तड़प देखी। उसकी आंखें मेरे से मदद मांग रही हो जैसे, मगर कैसे मैं उसे अपने दोस्त को सौंप दूं। तभी बाबा ने दोबारा उस धूनी को शीला पर फेंका और वो जंगल की तरफ भाग गई। बाबा ने कहा कि आज की रात वो अपनी आखिरी बलि राहुल की देकर अपने माँ बाप को दोबारा जिंदा करेगी। अब चंद्र ग्रहण खत्म होने में केवल आधा घंटा बचा था। तभी बाबा ने अपने चारों ओर आटे का घेरा बनाया और उस घेरे के अंदर राहुल और मेरे को रहने को बोला। उन्होंने बोला कि किसी भी हाल में उस घेरे के अंदर से निकलना नहीं है। इतना कहकर बाबा ध्यान में लीन होकर मंत्र पढ़ने लगे। इधर चंद्र ग्रहण खत्म होने वाला था और शीला हर वो काम कर रही थी कि जिससे राहुल घेरे से बाहर आ जाए। लेकिन हम दोनों बाबा के कथनानुसार उसी घेरे में बैठे थे। तभी हमें राहुल के पिताजी की आवाज सुनाई दी। वो राहुल को मदद के लिए उसे आवाज लगा रहे थे। राहुल एकदम से उठा और उस आवाज के पीछे भागा, यानी वो घेरे के बाहर निकल चुका था। मैं भी उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागा। तभी शीला ने एक नौखिला भाला राहुल की मृत्यु के लिए उस पर चलाया, मगर चाचा ने बीच में कूदकर राहुल की जान बचा ली और कहा कि उन्हें और अपने पिताजी को माफ करना, यह मुसीबत उन्हीं के वजह से आई है। राहुल उन्हें एकटक देखता रहा। तभी मैं तुरंत राहुल का हाथ पकड़कर उसे घेरे के अंदर ले आया। अब एक तरफ चंद्र ग्रहण खत्म होने ही वाला था और उधर दूसरी तरफ शीला की आस खत्म होने को थी। बाबा ने अब अपनी आंखें खोली और एक मंत्र पढ़कर उन्होंने अग्निकुंड में वही भभूति फूंक दी और हम सभी जंगल के बीचों बीच उसी अशोक के पेड़ के पास आ गए। बाबा ने बोला कि इस पेड़ की गहराई में ही इस मसले का हल है। चंद्र ग्रहण अब खत्म हुआ और शीला एकदम से पागल हो गई और उसने अपनी शक्तियों से आंधी का झोंका उठा दिया। हम सभी एक दूसरे से अलग हो गए, मगर हम सभी को एक दूसरे की आवाज आ रही थी और साथ ही साथ उस डायन की, जो जोर जोर से हंस रही थी और उसने कहा कि अब हम सभी को वो खत्म कर देगी। इतना कहकर उसने बाबा को पकड़ लिया। मैं समझ गया था कि मेरी मृत्यु अब नजदीक है, मगर मैंने फिर भी हार नहीं मानी। मैंने सोचा कि एक आखिरी कोशिश और करता हूं अपने दोस्त को बचाने की। इधर वो बाबा का गला दबा रही थी और मैंने हवन कुंड में से एक आग की लकड़ी उठाई और उस पेड़ को खोजने लगा। वहां पर भयंकर आंधी चल रही थी और मुझे वो पेड़ मिलना मुश्किल हो रहा था, पर किस्मत शायद मेरे साथ थी कि मुझे वो पेड़ मिल गया। मैं उस पेड़ के बिल में से घुसकर नीचे पहुंचा तो मैंने देखा कि मूंगीलाल और बानी की आधी जली और सड़ी लाश नीचे थी। और फिर मैंने वो किया जिससे ये सब शुरू हुआ था। मैं ऊपर गया और मैंने देखा कि बाबा ने उसे अपने मंत्र से काबू कर लिया है। मैंने बोला कि बाबा, इस पेड़ के नीचे इसके मान और पिताजी की लाश है, इस पेड़ को जलाकर इस कहानी को खत्म करते हैं। बाबा ने इसकी इजाजत दे दी। शीला चीखती रही, चिल्लाती रही, मगर मैंने अपनी दोस्त की तरफ देखा और माँ काली का नाम लेते हुए वो जलती हुई लकड़ी को उस पेड़ पर फेंक दिया। उसने बाबा की कैद से खुद को आजाद किया और जलते हुए उस पेड़ में समा गई और इस तरह से मेरा दोस्त उस डायन के बदले से बच गया। आज 10 साल हो गए इस घटना को। मैं इसके बारे में सोच ही रहा था कि तभी मेरे दोस्त राहुल का फोन आया और उसने कहा कि यार नरेश, जानते हो ना, आज के ही दिन मैंने अपने पिताजी को खोया था 10 साल पहले, मगर आज वो वापस आए हैं। उनको उतना कुछ तो याद नहीं है, बस गांव का नाम ही याद था, तो एक महिला उन्हें यहां तक ले आई है। पिताजी की देखभाल अब वही करेंगी। और जानते हो इनका नाम क्या है? उसका नाम है शीला। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की ये स्टोरी यहीं पर कंप्लीट होती है। ये कहानी मेरे गांव एक दोस्त ने मुझको बताई थी कि उसके साथ यह घटना बिहार के अंदर घटी थी। बाकी आपको ये स्टोरी कैसी लगी? क्या इंटरेस्टिंग थी या बोरिंग करने वाली थी? ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।